इस वीडियो में हम HTML टेबल की फॉर्मेटिंग देखेंगे कि टेबल को CSS के ज़रिए कैसे फॉर्मेट करना है। तो ये मेरे पास एक डिमी रिकॉर्ड्स वाला टेबल है जिसमें कुछ डिमी डाटा है और इस वक्त इसके साथ कोई बॉर्डर या कुछ भी हमने यूज़ नहीं किया, ना बॉर्डर यूज़ किया, ना कोई बैकग्राउंड कलर्स वगैरह, कुछ भी नहीं। डिफ़ॉल्ट एक टेबल बनाया, जस्ट उसके साथ एक रिकॉर्ड्स की क्लास हमने अटैच की। यहाँ पे मैं डॉट रिकॉर्ड्स लिखता हूँ और इसको बताता हूँ कि बैकग्राउंड कलर रेड, टेबल का बैकग्राउंड कलर रेड आना चाहिए। पेज रिफ़्रेश किया तो ये देखें पूरा टेबल रेड हो गया। अब मैं प्रॉपर से इसको फॉर्मेट करना चाहता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैं बताऊँगा रिकॉर्ड्स के अंदर जितने भी टेबल रोज़ हैं सबका जो बॉर्डर है वो 1px सॉलिड रेड होना चाहिए। रिकॉर्ड में जितने भी टेबल रोज़ हैं, तो ये देखें टेबल रो पे तो कोई अप्लाई नहीं हुआ, हमें नज़र नहीं आ रहा। तो असल में टेबल रो बजाते ख़ुद कुछ भी नहीं है, हमारे पास टेबल रो के अंदर टेबल डाटा है जिसमें हमारा डाटा डिस्प्ले हो रहा है। तो इसको मैं बताता हूँ कि जितने भी रिकॉर्ड्स में टेबल रो हैं उसके अंदर जो टेबल डाटा आ रहा है उसका कलर जो है वो 1px सॉलिड रेड होना चाहिए। रिफ़्रेश करें तो ये देखें ये सारे बॉर्डर इस पर अप्लाई हो गए पूरे टेबल पे, लेकिन ये टॉप वाली लाइन पे अप्लाई नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि वहाँ हमने TR के बजाय हमने TH यूज़ किया हुआ है, यानी टेबल हेडर। तो इसको मैं यहाँ कह सकता हूँ कि रिकॉर्ड्स में TR के अंदर जो TH हैं उनका बॉर्डर 1px सॉलिड ग्रीन आना चाहिए। रिफ़्रेश करें, ये देखें टॉप पे हमारे पास ग्रीन आ गया और बाकी सारा रेड आ गया। हाँ, इसको अगर मैं बॉर्डर ग्रीन करने के बजाय इसका बैकग्राउंड कलर वो ग्रीन लगा दूँ और सिंपल जो टेक्स्ट का अपना कलर है वो वाइट कर लूँ और उसके बाद पेज को रिफ़्रेश करूँ तो ये हमारे पास टेबल हेडर बन गए। नीचे हमारे पास जितने भी बॉर्डर शो हो रहे हैं इनको भी मैं रिमूव कर देता हूँ, ये वैसे आपको दिखाने के लिए लगाए थे। इसमें मैं बैकग्राउंड कलर यूज़ करता हूँ, बैकग्राउंड कलर और कोई लाइट सा कलर मैं चूज़ करता हूँ। ये लाइट कलर और इसके बाद पेज को रिफ़्रेश किया तो ये देखें ये सारे लाइट कलर आपके सामने डिस्प्ले हो रहे हैं। आप अगर यहाँ से गौर से देखें तो ये आपके एक टेबल सेल है और ये दूसरा सेल, तो दोनों सेल के बीच में जो है आपको एक डिस्टेंस नज़र आ रहा है। आप चाहते हैं कि ये भी कलर्ड होना चाहिए, ये वाइट नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हमें टेबल के बैकग्राउंड कलर को यूज़ करना होगा। तो ये हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं, इसमें मैं बैकग्राउंड कलर यहाँ पे कलर सेलेक्ट करता हूँ। ये ब्लू कलर लगा लेता हूँ। रिफ़्रेश किया तो ये देखें ये आपके ब्लू कलर आ गए। तो ये असल में टेबल के जो सेल्स हैं और दो सेल के दरमियान में जो हमने पिछले HTML के कोर्स में पढ़ा था कि हमारे पास एक सेल पैडिंग होती है और एक सेल स्पेसिंग होती है, तो ये सेल स्पेसिंग है। अगर इस सेल स्पेसिंग को ख़त्म करना हो तो हम सेल स्पेसिंग इज़ इक्वल टू 0 भी कर सकते हैं। यहाँ हम अगर सेल स्पेसिंग 0 कर दें, सेल स्पेसिंग 0, तो ये स्पेसिंग ख़त्म हो जाएगी और तमाम बॉर्डर आपस में एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाएंगे। लेकिन मैं ये HTML एट्रीब्यूट के ज़रिए ख़त्म नहीं करूँगा। इसके लिए मेरे पास यहाँ पे CSS के ज़रिए इस चीज़ को हैंडल करने का तरीक़ाकार मौजूद है, वो हम कहते हैं बॉर्डर स्पेसिंग। बॉर्डर स्पेसिंग, यहाँ बॉर्डर स्पेसिंग देंगे और पहले हम बॉर्डर स्पेसिंग से पहले हम बॉर्डर कोलैप्स यूज़ करेंगे। बॉर्डर कोलैप्स के बॉर्डर आपस में कोलैप्स होने चाहिए या सेपरेट होने चाहिए, तो इसको मैं कोलैप्स कर लेता हूँ। दोनों बॉर्डर आपस में कोलैप्स होने चाहिए। पेज रिफ़्रेश करें तो आप देखें सेम आउटपुट है और ये काम अब अपने CSS से कर लिया। दूसरे नंबर पे हमारे पास है कि बॉर्डर कोलैप्स नहीं होने चाहिए, सेपरेट होने चाहिए।
बॉर्डर कोलैप्स सेपरेट, तो दोनों बॉर्डर सेपरेट होंगे तो ये हमारे पास स्पेसिंग आ जाएगी। हाँ, ये स्पेसिंग मैं अपनी मर्ज़ी से लगाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये एक रो के सेंटर में जो गैप आ रहा है, ये स्पेस आ रही है, ये ना आए, लेकिन दोनों टेबल डाटाज़ के सेंटर में जो स्पेस आ रही है ये ना आए, लेकिन दोनों टेबल यानी 1 और 2 टेबल रो जो दोनों हैं इनके दरमियान में जो डिस्टेंस आ रहा है ये वाला शो होना चाहिए। तो इसके लिए मैं यहाँ पे बॉर्डर स्पेसिंग यूज़ करूँगा 2px 10px। एक जो है वो दोनों रोज़ के दरमियान में स्पेसिंग है और दूसरा जो है वो दोनों टेबल डाटा के दरमियान में स्पेसिंग है। तो ये देखें, पहला जो हमने 2 इंटर किया वो दोनों रोज़ के दरमियान में स्पेसिंग थी, दोनों टेबल डाटा के दरमियान में स्पेसिंग थी, और बाद में जो हमने 10 इंटर किया वो दोनों TR के दरमियान में स्पेसिंग थी। तो हम पहली स्पेसिंग अगर 0 कर लें और दूसरी स्पेसिंग हम 10 रख दें तो हम देखेंगे कि हमारी पूरी लाइन जो है इकट्ठी हो जाएगी और दूसरा जो है दोनों के बीच गैप भी आ जाएगा। अब मैं बैकग्राउंड कलर ख़त्म करने लगा हूँ। बैकग्राउंड कलर मैंने वैसे लगाया था, यहाँ से मैं ख़त्म कर देता हूँ और टेबल को रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें आपके सामने टेबल डिस्प्ले हो गया है। हाँ, ये स्पेसिंग काफ़ी ज़्यादा है 10px, सिर्फ दिखाने के लिए लगाई थी, इसको मैं 2px कर लेता हूँ। तो ये देखें, ये आपके सामने एक टेबल बन गया जो अगर इसका जूम ख़त्म करें तो ये नॉर्मल टेबल आपके सामने कुछ इस तरह से डिस्प्ले हो रहा है। अगर आप इसके साथ बॉर्डर लगाना चाहते हैं टेबल डाटा के सेंटर में, यहाँ सारे बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे बॉर्डर लगा दें। ये बैकग्राउंड कलर ख़त्म कर रहा हूँ मैं, बल्कि इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और जो बॉर्डर हमने लगाया था उसको अनकमेंट कर लेते हैं। ये देखिए, ये सारे आपके सामने डिस्प्ले हो गए। अच्छा, ये बॉर्डर मैं चाहता हूँ सिर्फ जो है ना राइट की तरफ जाना चाहिए, लेफ़्ट की तरफ नहीं हो, तो फिर आप यहाँ बॉर्डर राइट लगा दें। बॉर्डर राइट, सिर्फ राइट की तरफ बॉर्डर आए, लेफ़्ट और टॉप और बॉटम की तरफ बॉर्डर शो ना हो। तो ये देखें, सिर्फ राइट वाली साइड पे बॉर्डर शो हो रहा है, लेकिन मैं तमाम लगाना चाहता हूँ। ये हम राइट लेफ़्ट का पहले पढ़ चुके हैं, ये आपके सामने आ गया। अब इसके बाद मैं हर रो को डिफरेंट कलर देना चाहता हूँ, यानी पहली रो का कलर अलग हो, दूसरी लाइन का पहली का रेड हो तो दूसरी का ग्रीन, तीसरी का फिर रेड, चौथी का ग्रीन। तो इसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ TD nth डैश चाइल्ड में इवन। वैसे हमने ये चीज़ें CSS3 में पढ़नी है, लेकिन फ़िलहाल टेबल की फॉर्मेटिंग के हवाले से ये हम पहले पढ़ लेते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बल्कि मैंने लगाना है कि जितने भी मेरे पास इवन वाली रोज़ हैं उनके अंदर जो टेबल डाटा आ रहा है उनका बॉर्डर जो है 1px सॉलिड रेड आना चाहिए। बाकी जो दूसरी वाली हैं जो ऑड वाली रोज़ हैं उनके अंदर जो टेबल डाटा आ रहा है उनका ऑरेंज आना चाहिए, और इसका रेड के बजाय आप ब्लू कर लें, इसका ब्लू आना चाहिए। पेज रिफ़्रेश करें, यहाँ देखें आप एक का बॉर्डर आपके पास ऑरेंज आ रहा है और दूसरा जो आपके पास ब्लू आ रहा है। अच्छा, अगर इन दोनों को मैं कमेंट कर दूँ यहाँ से, और पेज रिफ़्रेश करूँ तो ये मेरे पास एक सिंपल टेबल आ गया। अब यहाँ पे मैं इसी तरह अगर मैं कहूँ कि रिकॉर्ड्स में मेरे पास टेबल रो में nth चाइल्ड इवन वाली जो रोज़ हैं उनका बैकग्राउंड कलर ये होना चाहिए, और इसको रिफ़्रेश करूँ, ये देखें एक लाइन का कलर जो है मेरे पास डिफरेंट आ गया। इसको हम अल्टरनेटिव रो भी कहते हैं। तो ये आपके पास अल्टरनेटिव रो आ गई, आपका डिफरेंट कलर आपको शो कर रहा है। अब दूसरा जो आपके सामने है उसको भी आप कलर लगाना चाहते हैं तो सेम लाइन आप पेस्ट करें और इवन के बजाय आप ऑड लिख दें, ऑड वालों का कलर,
आप ये वाला यूज़ कर लें। सेव करें और पेज रिफ़्रेश करें। ये देखिए आपके पास मल्टी लाइन जो है टेबल है, मल्टी लाइन कलर है, अल्टरनेटिव रो है, तो ये आपका डाटा डिस्प्ले हो रहा है। अब आप चाहते हैं कि तमाम के जो बॉर्डर्स हैं वो भी डिस्प्ले होने चाहिए, तो इस सिचुएशन में आपने जो बॉर्डर लगाने हैं वो आप कुछ इस तरह के लगाएं। यहाँ पे इसको बताएं कि रिकॉर्ड्स में जितने भी टीडी हैं कॉमा, और रिकॉर्ड्स में जितने भी टीएच हैं, दोनों का जो बॉर्डर है 1px सॉलिड सिल्वर आना चाहिए। रिफ़्रेश करें तो ये देखें आपका बॉर्डर भी आ गया, लेकिन आपने बॉर्डर का कलर फिर कुछ ऐसा रखना है कि जो दोनों के साथ प्रॉपर मैच करे। लेकिन फ़िलहाल चलें यही वाला ठीक है, हमने डिमी डाटा यूज़ करना है। तो ये हमारे पास टेबल की फॉर्मेटिंग थी। अगर आप देखते हैं कि दोनों रोज़ के बीच में गैप कम है और आप ज़्यादा करना चाह रहे हैं तो आप ये इसको 2 के बजाय 5px कर लें बॉर्डर स्पेसिंग में और रिफ़्रेश करें तो ये देखें आपके पास अल्टरनेटिव रो भी हो गई और थोड़ा सा गैप भी ज़्यादा हो गया। तो CSS के ज़रिए हम इस तरह से जैसे हमने यहाँ पे एक पैटर्न रिपीट किया कि हमारे पास 2 कलर्स हैं और वही 2 बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो 2 से ज़्यादा कलर हों, अगर 3 कलर अलग हों, रेड ग्रीन ब्लू, उसके बाद फिर रेड ग्रीन ब्लू, या इससे भी ज़्यादा कलर्स हों, तो इनको करने के लिए हमारे पास जो है वो CSS के टैग्स हैं वो हम यूज़ करते हैं। CSS के सेलेक्टर्स हैं, लेकिन वो हमारे इस कोर्स में इंक्लूडेड नहीं है। वो CSS का जो नेक्स्ट वाला कोर्स है उसके अंदर इंक्लूडेड है। अगर आप देखना चाहते हैं तो वो आप उस कोर्स से देख सकते हैं। नेक्स्ट हमने इसके अंदर ये तो एक तरह से मार्जिन हो गया जो हमारे पास ये बॉर्डर स्पेसिंग है, लेकिन जो हमारे पास इसके अंदर सेल्स पे ना हमने यूज़ किया था सेल पैडिंग, कि हमारे सेल की वॉल और टेक्स्ट यानी कि हमारे कंटेंट के दरमियान में जो गैप आ रहा है इसको अगर हमने इंक्रीज़ करना है, जैसे ये A, C और 2 ये देखिए बिल्कुल लाइन के बिल्कुल क्लोज आ रहे हैं, साथ आ रहे हैं, तो इसमें अगर हमने थोड़ा डिस्टेंस पैदा करना है तो ये हमारे पास पैडिंग है। और पैडिंग लगाने के लिए आप बताएंगे कि रिकॉर्ड्स में आपके पास जितने भी TD हैं और जितने भी TH हैं दोनों, वो हमने एक नीचे लिखा हुआ है, ये रिकॉर्ड में जितने भी TD हैं, कॉमा लगा के आप दूसरी बात भी बता सकते हैं कि रिकॉर्ड में जितने भी TH हैं, बजाय इसके कि आप दोनों अलग अलग बनाएं। पहले रिकॉर्ड में TD यहाँ तक लिखें और ये बॉर्डर वगैरह बताएं, फिर आप रिकॉर्ड में TH यहाँ TD के बजाय TH लिखें और फिर दोबारा लिखें। तो यहाँ आप कॉमा लगा के एक ही लाइन में आप दोनों बता सकते हैं, दोनों का स्टाइल इकट्ठा आप बता सकते हैं। इसको मैं कहता हूँ कि इनमें पैडिंग जो है वो 5px होनी चाहिए। ये तो पैडिंग बताने का तरीकाकार ये तो हर तरफ से 5px है। मैं चाहता हूँ टॉप और बॉटम से थोड़ी कम हो और राइट लेफ़्ट से ज़्यादा हो। तो जिस तरह आपकी क्लॉक चलती है और 12 से शुरू होती है तो 12 सबसे टॉप पे होता है। आप यहाँ पे बताएं कि टॉप से 2px हो, राइट से जो है वो 5px हो, इसके बाद जो बॉटम पे है वो फिर 2px हो और लेफ़्ट पे 5px हो। रिफ़्रेश करें ये देखें टॉप बॉटम पे कम है और राइट लेफ़्ट पे हमारे पास स्पेस ज़्यादा आ गई है। तो ये तो हमने वैसे उसमें मार्जिन और पैडिंग वगैरह जो हमने पढ़े थे उनमें हमने डिस्कस कर लिया कि अगर हमने ये सारी प्रॉपर्टीज़ इकट्ठी देनी हो या अलग अलग देनी हो तो इनके साथ कैसे काम करते हैं। नेक्स्ट हमने लिस्ट के साथ काम करना है कि लिस्ट की फॉर्मेटिंग कैसे होती है, उसके ज़रिए हम कोई चीज़ बनाना चाहें तो कैसे बनती है। आइए नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं।